नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं एक बहुत ही रोमांचक कहानी लेकर। आपको बताएंगे कि बात बात पर परमाणु हमले की धमकी देने वाले पाकिस्तान ने आखिर परमाणु बम बनाया कैसे। साइंस, जासूसी, चोरी और साजिश की ये रोमांचक दास्तां आइए जानते हैं बिना किसी देरी किए हुए इस वीडियो में। एक स्कूल मास्टर का बेटा जो भारत के भोपाल में पैदा हुआ, विदेशों से डॉक्यूमेंट्स और ब्लूप्रिंट्स चुराए और पाकिस्तान जाकर उनका न्यूक्लियर हीरो बन गया, जिसका नाम AQ खान। वो सिर्फ पाकिस्तान को एटमी ताकत उसने नहीं बनाया, बल्कि ब्लैक मार्केट के ज़रिए दुनिया को भी खतरे में डाल अरबों रुपए कमाए। उनका मानना था कि घास पत्ती खा लेंगे लेकिन परमाणु ज़रूर बनाएंगे। मार्च 1965 में ब्रिटिश जर्नलिस्ट पैट्रिक केटली से पाकिस्तानी विदेश मंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा, अगर भारत परमाणु बम बनाता है तो हम घास पत्ती खा लेंगे, भूखे भी रह लेंगे, लेकिन हमें अपना परमाणु बम बनाना ही होगा। हमारे पास इसके सिवाय कोई और विकल्प नहीं है। पैट्रिक ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, रावलपिंडी के प्रमुख मंत्रालयों, खासकर रक्षा मंत्रालय में गहरी चिंता थी। एक दिन 11 करोड़ पाकिस्तानी जाएंगे और रेडियो दिल्ली से सुनेंगे कि भारत दुनिया की छठी परमाणु शक्ति बन गया है। दरअसल 16 अक्टूबर 1964 को परमाणु परीक्षण कर चीन न्यूक्लियर पावर बन गया था, जो भारत के लिए एक चिंता का सबब था। 8 दिन बाद इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने ऑल इंडिया रेडियो को दिए इंटरव्यू में बताया, अगर इजाज़त मिले तो भारत 18 महीने में परमाणु बम बना सकता है। हालांकि इसके 3 महीने बाद ही एक प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई। 1971 में भारत से हार के बाद पाक के न्यूक्लियर प्रोग्राम में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। मार्च 1965 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान और विदेश मंत्री भुट्टो ने चीनी PM जोई एनलाई से न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए मदद मांगी, लेकिन कोई खास सहयोग उन्हें उनसे नहीं मिल पाया। भुट्टो ने अपनी किताब द मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस में लिखते हैं, पाकिस्तान की आर्थिक तरक्की से ज़्यादा अहम उसकी सुरक्षा है। इसलिए हमारे प्लान में होना चाहिए कि परमाणु ताकत किस प्रकार से हासिल की जाए। 1971 की जंग में भारत से हारने और पूर्वी पाकिस्तान को गंवाने के बाद पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में खासी तेज़ी आई। रिटायर ब्रिगेडियर फ़िरोज़ हसन खान अपनी किताब ईटिंग ग्रास द मेकिंग ऑफ द पाकिस्तानी बम में लिखते हैं, जनवरी 1972 में पंजाब के मुख्यमंत्री के घर द वाइट हाउस में एक मीटिंग हुई। इसमें भुट्टो समेत तमाम वैज्ञानिक और इंजीनियर मौजूद थे। मीटिंग में रहे डॉक्टर इशफाक अहमद ने बताया कि भुट्टो ने बम शब्द इस्तेमाल किए बिना परमाणु बम बनाने पर जोर दिया। भुट्टो ने 3 साल की डेडलाइन देते हुए वादा किया कि हम इस काम के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और हर प्रकार के रिसोर्स और फैसिलिटी मुहैया कराएंगे। इसी बीच भारत में बुद्ध मुस्कुराए और पाक की हालत खराब हो गई। 18 मई 1974 को भारत ने अपने ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के तहत परमाणु परीक्षण किया। इस खबर से अमेरिका, चीन, कनाडा, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया बुरी तरह से हिल चुकी थी। पाकिस्तानी PM भुट्टो ने रक्षा बजट बढ़ा दिया। 7000 किलोमीटर दूर नीदरलैंड में बैठा डॉक्टर अब्दुल कादिर खान उर्फ AQ खान भी भारत और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे पैनी नज़र गड़ाए हुए था। अगस्त 1974 में उसने भुट्टो को लेटर लिखकर पाक न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ने की पेशकश की। खान ने बताया कि वो सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट है। हालांकि इस लेटर पर किसी की भी नज़र नहीं पड़ी। 17 सितंबर 1975 को खान ने फिर एक खत लिखा। इस बार उन्होंने यह खत हॉलैंड में पाकिस्तानी राजदूत के ज़रिए
भुट्टो तक पहुंचवाया। भोपाल का हेडमास्टर का बेटा पाक न्यूक्लियर प्रोग्राम का इस तरीके से जनक बनने के कगार पर निकल चुका था। अब्दुल कादिर यानी AQ खान का जन्म अप्रैल 1936 में भारत के भोपाल स्टेट के एक स्कूल हेडमास्टर अब्दुल गफूर के घर हुआ था। बंटवारे के बाद अगस्त 1952 में उनका परिवार पाकिस्तान के कराची में शिफ्ट हो गया। 1953 में 17 साल के अब्दुल कादिर ने DJ साइंस कॉलेज में एडमिशन लिया। 1956 में उन्होंने फ़िज़िक्स में BSc की। 3 साल तक कराची में काम करने के बाद 1961 में अब्दुल कादिर बर्लिन के टेक्निश यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, फिर नीदरलैंड से मास्टर्स किया। कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ ल्यूवेन से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में PhD पूरी की। इसी बीच 1964 में उन्होंने ब्रिटिश नागरिक हेनरिना रेटेनरिक से निकाह किया। 1972 में एम्स्टर्डम की फिजिक्स डायनेमिक्स रिसर्च लेबोरेटरी में FDO में काम करने लगे, जो यूरेनियम संवर्धन के लिए सेंट्रीफ्यूज तैयार करने का काम करती थी। इसी दौरान उन्हें सेंट्रीफ्यूज डॉक्यूमेंट्स जो जर्मन से डच में ट्रांसलेट करने का काम उन्हें मिला। कम निगरानी के चलते खान ने सेंट्रीफ्यूज की पूरी टेक्नोलॉजी समझ ली। ब्लूप्रिंट्स और डॉक्यूमेंट्स चुराकर पाकिस्तान पहुंचाए। AU खान दिसंबर 1974 में जुल्फ़िकार भुट्टो से मुलाकात के बाद अब्दुल कादिर यूरेनियम संवर्धन और सेंट्रीफ्यूज से जुड़े डॉक्यूमेंट्स और ब्लूप्रिंट्स चुराने लगे। साथ ही इससे जुड़े पुर्जे और रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाले यूरोपीय सप्लायर्स की एक लिस्ट तैयार की। इसी दौरान खान पर डच एजेंसियों को शक हुआ और उसे निगरानी होने लगी। जांच एजेंसियों से बचते हुए 15 दिसंबर 1975 को उनकी पत्नी और 2 बेटियों के साथ अब्दुल कादिर नीदरलैंड से पाकिस्तान जाने वाले प्लेन पर सवार हो गए। खान अपने साथ सभी ब्लूप्रिंट्स, डॉक्यूमेंट्स और सप्लायर्स की लिस्ट लेकर पाकिस्तान पहुंचे। उन्होंने पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन यानी कि पैक के साथ काम किया, लेकिन इसके मुखिया मुनीर अहमद खान के साथ उनके मतभेद हो गए। इसी बीच जुलाई 1976 में भुट्टो की मंजूरी पर खान ने इस्लामाबाद से 50 किलोमीटर दूर कहूटा में इंजीनियरिंग रिसर्च लेबोरेटरी यानी ERL की शुरुआत की, जिसकी मई 1981 में नाम बदलकर खान रिसर्च लेबोरेटरी यानी KRL कर दिया गया। पाक न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भारत, इजराइल, यूरोपीय देशों समेत पूरी दुनिया की नज़र थी। ऐसे में खान रिसर्च लेबोरेटरी यानी KRL काफ़ी सीक्रेट रखा गया था। वहाँ सेना के इंजीनियर और चुनिंदा साइंटिस्ट ही काम करते थे। ज़रूरी सामान स्विस, डच, ब्रिटिश और जर्मन कंपनियों के ब्लैक मार्केट से खरीदा जाता था। जून 1977 में भारतीय जासूसों को एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला। उन्होंने रावलपिंडी के एक सलून के डस्टबिन से कुछ बाल चुरा लिए, जहां KRL के साइंटिस्ट अपना बाल कटाने आते थे। जांचों में कुछ बालों में रेडिएशन निकला। इसके बाद खुफिया एजेंसी रॉ को कंफर्म हो गया कि पाकिस्तान KRL में परमाणु बम बना रहा है। उन्होंने ब्लूप्रिंट भी जुगाड़ लिया। ये ब्लूप्रिंट तब के 10,000 रुपये में मिल जाता था, लेकिन PM मोरारजी देसाई ने रॉ को इतनी बड़ी रकम देने से मना कर दिया। रॉ की काउंटर टेररिज्म विंग के मुखिया रहे B रमन अपनी किताब द काउ बॉयज ऑफ रॉ डॉन मेमोरी लेन में लिखते हैं, मोरारजी अक्सर पाकिस्तानी राष्ट्रपति जियाउल हक से बात किया करते थे। एक दिन उन्होंने बात में जिया को बता दिया कि हमें आपके सीक्रेट मिशन के बारे में पता लग चुका है। जिया इशारे समझ गए कि न्यूक्लियर प्रोजेक्ट की बात हो रही है। उन्होंने पाकिस्तान में फैला रॉ का पूरा नेटवर्क ख़त्म कर दिया। मोरारजी देसाई की इस हरकत को इजराइल ने बहुत बड़ी गलती माना, क्योंकि ब्लूप्रिंट मिलते ही वो KRL पर बमबारी करना चाहते थे। जब इंदिरा गांधी दोबारा PM बनी तो भारत ने भी KRL पर बमबारी करने का 2 बार प्लान बनाया, लेकिन अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA को इसकी भनक लग चुकी थी और ये ऑपरेशन ठंडा पड़ गया। इसी बीच 1980 के दशक की शुरुआत में पाकिस्तान ने चीन से न्यूक्लियर वेपन का ब्लूप्रिंट लिया, जिसमें यूरेनियम विस्फोट डिज़ाइन का इस्तेमाल किया गया था। 1966 में चीन इसका टेस्ट कर चुका था।
1990 की अमेरिकी इंटेलिजेंसी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने कम से कम एक परमाणु बम तो बना लिया था, लेकिन वह इसका परीक्षण अभी नहीं कर पाया था। भारत ने 11 और 13 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण रेंज में 5 परमाणु परीक्षण किए, जिसकी धमक पूरी दुनिया में पड़ी। 15 दिन बाद ही 28 से 30 मई के बीच पाकिस्तान ने बलूचिस्तान की रासको रेंज और खारन रेगिस्तान में 5 परमाणु परीक्षण किए। इसी के साथ पाकिस्तान दुनिया का पहला परमाणु शक्ति संपन्न इस्लामिक देश बन चुका था और उस देश के हीरो AQ खान बन गए थे। AQ खान एक तरफ पाकिस्तान की परमाणु ज़रूरतें पूरी कर रहे थे, तो दूसरी ओर उन्होंने दुबई, मलेशिया और अन्य देशों में अपनी फेक कंपनियां शुरू कर दी थीं। इन कंपनियों के ज़रिए खान ने सेंट्रीफ्यूज डिज़ाइन, कंपोनेंट्स और एक्सपर्टीज़ की ब्लैक मार्केटिंग और अरबों रुपए उससे कमाए। ईरान, नॉर्थ कोरिया और लीबिया जैसे देश खान के कस्टमर थे। उन्होंने 13 बार उत्तर कोरिया का दौरा किया और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का सौदा किया। नंताज में बना ईरान का सेंट्रीफ्यूज प्रोग्राम काफ़ी हद तक AQ खान के दिए गए डिज़ाइन और कंपोनेंट्स के ऊपर ही आधारित था। 2012 में पाकिस्तानी अखबार जंग को दिए इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया, उस वक्त की प्रधानमंत्री बेनज़ीर भुट्टो ने मुझे बुलाया और 2 देशों का नाम लेकर कहा कि इनकी मदद की जानी चाहिए। 1980 के दशक से खान पर CIA, MI6, रॉ, मोसाद जैसी खुफिया एजेंसियों की नज़र पड़ चुकी थी। पश्चिमी देशों की एजेंसियों की बेहद खतरनाक लोगों की लिस्ट में खान का नाम भी शुमार हो चुका था। CIA के पूर्व डायरेक्टर जॉर्ज टेनेट ने खान को ओसामा बिन लादेन के जितना ही खतरनाक बताया। लादेन आतंकी संगठन अल-कायदा का सरगना और 9/11 हमले का मास्टरमाइंड था। बात सितंबर 2003 में दुबई से BBC चाइना नाम का जहाज़ निकला जो स्वेज नहर के रास्ते लीबिया जाने वाला था। रास्ते में CIA के एजेंट जहाज़ पर चढ़े और तलाशी लेने लगे। जहाज़ से हजारों सेंट्रीफ्यूज मिले जो न्यूक्लियर वेपन बनाने में इस्तेमाल होते थे। अगर ये लीबिया पहुंच जाते तो इनको पकड़ पाना नामुमकिन था। अब भी एजेंसियों को इसके सरगना की तलाश थी। कुछ ही दिन बाद CIA और MI6 के एजेंट्स को न्यूक्लियर वेपन के डिज़ाइन और ब्लूप्रिंट्स मिले जो AQ खान ने सप्लाई किए थे। अमेरिका ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ को सबूत दिखाए और उन पर दबाव बनाया। फरवरी 2004 में पाकिस्तानी हीरो AQ खान ने नेशनल टेलीविज़न पर माफ़ी मांगते हुए कहा, मैं अपनी मर्ज़ी से न्यूक्लियर एनर्जी के ब्लूप्रिंट्स और एक्सपर्टीज़ ईरान, लीबिया और उत्तर कोरिया तक मैंने पहुंचाए थे। ये उन्होंने एक्सेप्ट किया। फरवरी 2005 में टाइम मैगज़ीन ने AQ खान की कवर स्टोरी लगाते हुए लिखा, द मर्चेंट ऑफ मिनाक, यानी खतरों का सौदागर। इसके बाद खान को नज़रबंद कर दिया गया। न तो वो आज़ाद थे और ना ही कैद। 10 अक्टूबर 2021 को कोविड के बाद फेफड़ों में हुई परेशानी से उनकी मौत हो गई। साथियों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।